दी 90 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यूपीपीसीएस मेंस। लगभग 90 दिन ही लगभग बचे हैं, तो ये आखिरी 3 महीने आपकी लाइफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। आपकी इस साल जो है 950 वैकेंसी हैं एंड ट्रस्ट मी, आप पिछले 5 से 7 साल 10 साल की वैकेंसीज आप देखेंगे तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। जो मैं अप्रोच और स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं वो आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मैं PYQs के थ्रू आपको बताऊंगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज अबाउट द 90 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यूपीपीसीएस मेंस। आप सबका जो मेंस है वो 29 जून से होने वाला है, उसके लगभग 90 दिन ही लगभग बचे हैं, तो ये आखिरी 3 महीने आपकी लाइफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आपकी इस साल जो है 950 वैकेंसी हैं एंड ट्रस्ट मी, आप पिछले 5 से 7 साल 10 साल की वैकेंसीज आप देखेंगे तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। आप सब अगर 15,000 में हैं तो आपके पास इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब टू सर्व इन दी स्टेट गवर्नमेंट। इससे अच्छा ऑप्शन तो नहीं आने वाला। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हमने कोशिश ये करी है कि 90 डेज में आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। ये जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, जो चीजें डिस्कस करूंगा, वो आइडियल नहीं है, बट 90 दिन के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर आपको ये लगता है कि सर यहां पर और ज्यादा टाइम या कम टाइम, तो ट्रस्ट माय प्रोसेस, मैंने इस एग्जाम को दिया है, यूपीएससी कई बार दिया है, तो ये चीज मैं समझ के आपको बोल रहा हूं। मैं साथ के साथ PYQs भी आपको दिखाऊंगा, आपको एविडेंस दूंगा। जो मैं अप्रोच और स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं वो आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मैं PYQs के थ्रू आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द स्ट्रैटेजी सेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज मयंक सिंह। ठीक है, आई हैव गिवन 3 times इंटरव्यू, आई विल बी गिविंग फॉरेस्ट इंटरव्यू दिस ईयर। I have been selected in UPPCS. I got rank 15 and I was allotted DYSP. उसके अलावा मैंने I served as AO in Tamil Nadu for somewhere around approximately 2 years, and this is filled by SSC CGL. ठीक है, तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ था। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, तो हम बहुत ही स्मार्टली अलग अलग हिस्ट्री के कंपोनेंट्स को मनूवर करेंगे, उनको बहुत जितनी उनकी वैल्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हिसाब से हम कवर करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने सोर्स आपको जो बताया है वो है बताया RS शर्मा ओल्ड NCERT। तो RS शर्मा ओल्ड NCERT आपको पढ़नी है। ठीक है, वही आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए फॉर एंशिएंट हिस्ट्री फॉर यूपीपीसीएस मेंस। उससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। ठीक है, जो सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आप देख सकते हो प्रोबेबल क्वेश्चंस भी, वो इससे बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। आप कोई भी नया सोर्स उठाओगे उसमें आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा और जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो रिटर्न के हिसाब से बेस्ट सोर्स आपका है RS शर्मा ओल्ड NCERT। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स लिखी हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्याज, बुद्धिज्म, जैनिज्म और गुप्ताज। देखिए, ये रेफरेंस के तौर पे है, ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया। मेनली आपको जो है फोकस करना है वो है RS शर्मा ओल्ड NCERT फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में देखिए मैंने सोर्स बताया है, नितिन सिंघानिया सर की किताब आती है, उससे आपको 2 से 3 चैप्टर पढ़ने के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे आर्किटेक्चर और लिटरेचर वाला ही चैप्टर बस आप पढ़िए।
क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं आर्ट एंड कल्चर में वो इन्हीं दो से पूछे गए हैं। हो सकता है एग्जाम में कोई तीसरी चीज आ जाए, बट उस हो सकता के चक्कर में आप अपने लिए नए सोर्सेज नहीं बना सकते। तो हम बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर और लिटरेचर चैप्टर आप नितिन सिंघानिया सर की बुक से पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो यूपी स्पेसिफिक जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपका पेपर 5 में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, आर्ट एंड कल्चर का रिसोर्स क्या होगा, आर्किटेक्चर लिटरेचर चैप्टर फ्रॉम नितिन सिंघानिया। अब मैं आपको एविडेंस देखिए मैंने आपको सोर्स बताया। आप कहोगे सर सोर्स हम कैसे मान लें, तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, उसके आप देखिए कि क्या क्या है। देखिए पहला सवाल आप पढ़िए, बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में आपको एनसीईआरटी में आराम से मिल जाता है, आप उससे आराम से 125-200 वर्ड का आंसर लिख सकते हो। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 600 to 300 BC, इसमें आपका लेटर वैदिक वाला जो पीरियड है आपको वो डिस्कस करना है आपको। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहां से आता है जैसे महाजनपदास और ये सारी जो चीजें बन रही थी, तब आपको डिस्कस करना है कि आयरन का रोल क्या रहा था। वैदिक एजुकेशन सिस्टम, आश्रम सिस्टम, ठीक है, ये सारे आपको डिस्कस करने। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिए लिखे हैं, आप खुद भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस हैं 95% क्वेश्चंस कैन बी डन यूजिंग दी सोर्सेज आई हैव मेंशन्ड। तो जो भी लिमिटेड आप सोर्स पढ़ के मैक्सिमम गेन ले सकते हो, तो हमारा फोकस वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का रोल है। अब आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं कहता हूं आपको स्पेक्ट्रम सबसे अच्छा सोर्स है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यूपी पीसीएस मेंस का हर क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम से हो सकता है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहा तो स्पेक्ट्रम वाले नॉलेज को यूज करके आप अप्लाई करके आंसर बना ले जाओगे। ठीक है, आपको किसी नेक्स्ट सोर्स कुछ अदर सोर्स पे नहीं जाना। जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम कभी नहीं पढ़ी है उन बच्चों के लिए है कि आप मार्केट में आपकी इसकी समरीज भी आती हैं, आप वो समरीज परचेज करके उससे पढ़ाई कर सकते हो अगर आपने स्पेक्ट्रम कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उस किताब को आप रिवाइज करते हुए अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। यूपी स्पेसिफिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पेपर 5 में कवर हो जाएगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स क्या होना चाहिए आपके लिए स्पेक्ट्रम, उसी से आपके मेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा है, उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कितना पार्ट पढ़ेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उसमें रोल पढ़ेंगे। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। इसके अलावा हम पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने लिख रखा है, देखिए, रीड अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रोल ऑफ सरदार पटेल। तो ये 2 टॉपिक आप तैयार करोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। ठीक है, अब आ जाते हो, देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के। ठीक है, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से 2 ही सवाल आए हैं आपके, और दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेशनल यूनिफिकेशन पे ही है। तो इतने से ही आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो जाता है। अब आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के आप देखिए, आपसे पूछा गया है गांधी ऑन वर्ना सिस्टम, स्पेक्ट्रम में दिया गया है। ठीक है, इंडियन रेनेसा मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद अहमद खान ऑन मॉडर्न एजुकेशन, ये भी आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाएगा, बट कंटेंट आपको किताब के अंदर मिलेगा। आपको बस इधर उधर से हंट डाउन करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक सोर्स बहुत है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने के लिए, और ये तो जब 90 दिन ही बचे हैं तो इसके अलावा आपको भटकना भी नहीं है कहीं। ठीक है,
आप पॉज करके एक एक क्वेश्चन देख सकते हो। 90-95% क्वेश्चन बहुत आराम से आपके स्पेक्ट्रम से हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे प्रीलिम्स में होती नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी होगी। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ क्या क्या था। मेजर इवेंट्स के बारे में आप बेसिक जानिए, उसको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तब तक अगर आप बेसिक नहीं जानोगे तो आपकी फाउंडेशन वीक रहेगी और आप कहीं ना कहीं इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए यह है कि एनसीईआरटी फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और अनुदीप दुरीशेट्टी सर हैं, ये यूपीएससी के टॉपर थे, इन्होंने अपने नोट्स को पब्लिक कर रखा है। ठीक है, आप इनके नोट्स को गूगल कर सकते हो और इनके नोट्स से आप वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सवाल आता है। अब एक सवाल के लिए अब अलग से एक किताब मत पढ़ने बैठ जाओ। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने समझ लिया वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, आपने बिस्मार्क का रोल, सब आपने बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ लिया। समझने वाला काम आपने कर लिया। अब आपको पॉइंट्स चाहिए जो आप क्वेश्चन में लिख सको। तो अनुदीप दुरीशेट्टी सर के नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, उसी से आप वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करिए। एक नया सोर्स उठाएंगे, इतना टाइम है नहीं। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आप 90 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अभी अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर रखा है वो भी रेस में हैं। बस आप 90 दिन जो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट, आपकी मेहनत आपको दिखेगा। ठीक है, यही मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। देखिए 7 क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन आता है इन जनरल। उसके लिए आप कोई मोटी सी किताब या किसी मोटी से कोचिंग नोट्स उठा लो, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत स्मार्ट तरीका बताया वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करने का। समझने का काम एनसीईआरटी से और याद करने का काम अनुदीप सर के नोट से कर लो। अब आ जाते हैं हम सोसाइटी पर। हिस्ट्री हमने देख लिया कि हिस्ट्री हमें कहां कहां से पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम सोसाइटी वाले पार्ट पे। देखिए सोसाइटी वाले पार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझिए। सोसाइटी वाले पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक सारे स्कैटर्ड हैं, एक जगह पे आपको नहीं मिलते। तो आपके लिए अब 90 दिन ही हैं, तो आप एक किताब पढ़कर फिर वैल्यू एडिशन ये सब नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, आप एक सोर्स लेते हो, उस सोर्स से पढ़ते हो, फिर उस सोर्स के हिसाब से कोई चीज कम होती है उसको वैल्यू ऐड करते हो। ये एक स्टैंडर्ड मेंस के प्रोसीजर है मेंस की तैयारी का। बट हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो मैंने उसका ऑल्टरनेटिव आपको बताया है। प्रहार की बुकलेट आती है, प्रहार बुकलेट आती है ओनली आईएएस वालों की, तो ये आप डाउनलोड करो, देखो फ्रीली अवेलेबल है, तो आपके लिए इसको परेशान भी नहीं होने की जरूरत है। तो प्रहार बुकलेट आप डाउनलोड करो, उसको क्या करो, सिलेबस को सामने रखो। ठीक है, सिलेबस के जो हेड्स हैं पीवाईक्यूज को सामने रखो, उसके हिसाब से आप हेड्स बना लो। जैसे अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन में आप अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिख लो एक। ठीक है, उसके पॉजिटिव्स लिख लो, उसमें चैलेंजेस लिख लो, उसके क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए वो लिख लो। कुछ केस स्टडी टाइप की हैं, एग्जाम्पल्स दिए होंगे वो लिख लीजिए, और एक अच्छा सा कंक्लूजन या अच्छा सा रिमार्क लिख लीजिए। आपका अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक डन हो गया। इसी तरह विमेन में, विमेन वाला टॉपिक आप उठाइए, विमेन के क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में एक एक दो पैराग्राफ लिख लिया, हर क्राइम के ऊपर थोड़ा बहुत डेटा तैयार कर लिया आपने। ये सब इस किताब में मिल जाएगा, प्रहार वाली में। ठीक है, आपको बहुत स्मार्टली 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने के नोट्स तैयार करने। ये इस किताब को सामने रख के साथ में पीवाईक्यूज देखते रहो कि किस तरह से उस सिलेबस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, और अपने छोटे से नोट्स तैयार कर लो। देखिए क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में वो 125 से 200 वर्ड में आपको लिखना होगा, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज आपको चाहिए नहीं। आपको हर टॉपिक के बारे में काम भर का नॉलेज चाहिए, उसमें उतने से बहुत कंसाइज नॉलेज के साथ आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो आप बहुत एक्सटेंसिव तैयारी पे मत जाओ,
प्रहार बुकलेट उठाओ, छोटे नोट्स बनाओ, उसमें वैल्यू एडिशन कहां से आप करोगे, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें जो भी डेटा आता है, जो भी आपका एग्जाम्पल आता है, वो वहां जाके आप लिख लोगे। एग्जाम्पल, आपने विमेन इश्यूज पर 5 पन्ने 5.5 पन्ने के नोट सपोज आपने बनाए, ठीक है, एक नई स्कीम आती है, नई रिपोर्ट आती है अबाउट विमेन या जेंडर इनइक्वालिटी पे, तो आप वो वाला डेटा अपने जाके नोट्स पे लिखो जाके, जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, आपके इंटीग्रेटेड नोट्स तैयार हो जाएंगे स्टैटिक प्लस डायनेमिक के, जो आपको बेटर आंसर लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, 90 डेज में बहुत हमें स्मार्टली चलना है, मेहनत भी करनी है, बट बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड किसी एक एरिया में मेहनत नहीं करनी, हमें सब कुछ कंप्लीट करना है इतने ही टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए होनी चाहिए। प्रहार बुकलेट, सिलेबस और पीवाईक्यूज को देखते हुए आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो हर यूनिट के। उसके साथ साथ जब करंट अफेयर्स पढ़ना तो वापस आके उन्हीं नोट्स में आप एडिशन कर लेना। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल भी दिए आपको। इंडियन कल्चर इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जब आप साइलेंट फीचर के नोट्स बनाओगे ना, सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आपके ये नोट्स कहाँ काम आ जाते हैं। कॉम्पोजिट कल्चरल सोसाइटी, अगेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स, कि क्या कंटिन्यूटी साइलेंट फीचर्स में है और क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब आप जब साइलेंट फीचर के नोट्स बनाओगे, ये बहुत बड़े बड़े उसमें लिखा होगा किताब में, ऐसा नहीं कि आप मिस कर दोगे। इसी तरह आप देखो रोल ऑफ विमेन, चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन। अब चेंजिंग स्टेटस आपसे पूछा है तो आप अलग अलग डायमेंशन जो आपने विमेन इश्यूज के बनाए होंगे आप सब लिखते हो। जैसे आप लिखोगे कि एजुकेशन में क्या चेंजेस आप देख रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में क्या देख रहे हो, फिर क्राइम अगेंस्ट विमेन कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेटस ऑफ विमेन जो चेंज हो रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, वही नोट्स हैं आपके, उसी नोट से आप आंसर कर पा रहे हो उसको। ये सब मैं पीवाईक्यू इसीलिए दिखा रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं मैं उसको सब्सटैंशिएट कर रहा हूं कि ये किया जा सकता है उस तरह से। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए इसी तरह और हम देख लेते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल, ये आपका टॉपिक है पॉपुलेशन का सोसाइटी में। तो जब सोसाइटी में आप टॉपिक ये करते हो उससे आप ये चीजें कर पाओगे कि इवैल्यूएट द पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो यूपी स्पेसिफिक है वो आपको यूपी स्पेसिफिक से डेटा मिल जाएगा। अब तो पहले क्या होता था कि इंटीग्रेटेड था, अब जब पेपर 5-6 आ गया है तो यूपी का जो डेटा है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी, अगेन बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस में अलग से मेंशन्ड हैं। आप किताब खोल के तो देखो एक बार, उसमें अलग से मेंशन्ड है, शॉर्ट नोट्स बना लो उसके। ठीक है, ये देखो डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल में 2022 का सवाल है, बताइए। अब ये सब आपको अलग से जब आपको मेंशन्ड है, आप छोटे से नोट्स बना लो। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसकी डेफिनेशन क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट बता दिए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस, सब आपने नोट्स में बना रखा है और यूं के यूं आपको लिख देना है आंसर में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में मैंने आपको देखो 3 सेक्शन लिख रखे हैं, फिजिकल, ह्यूमन, बायो ज्योग्राफी। ये 3 सेक्शंस आपको ज्योग्राफी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए क्या है, आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे। 4 किताबें हैं एनसीईआरटी की इसमें, तो ये 4 किताबें आप एनसीईआरटी की पढ़ोगे ज्योग्राफी के लिए। देखो बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी 4 किताब पढ़ने से मेंस हो जाएगा, अरे जब हो रहा है तो करो ना उतने से। ठीक है, अगर आपको कौन कहता है कि भाई आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, सविंदर सिंह, नोट्स, ये सब उससे इतनी जरूरत है नहीं, आपको स्मार्टली काम करना आना चाहिए। 11th-12th की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली, अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। किस पे, जो बार बार थीम्स रिपीट होती हैं। ठीक है, हमने पीवाईक्यूज देखे, हमने देखे पीवाईक्यूज में कुछ थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, उसका इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा होना चाहिए। कौन सी थीम्स हैं, अच्छा हमने देखा माइग्रेशन है, माइग्रेशन रिपीट हो रहा है, अलग से सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रंटियर बाउंड्री, सेटलमेंट पैटर्न, ये सब सिलेबस में अलग से वर्ड्स लिखे हुए हैं,
तो अगर अलग से सिलेबस में वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इस पे अलग से ध्यान देना पड़ेगा ना। तो सिलेबस उठा के देखा कि ये वर्ड्स अलग से दिए गए हैं, इनके शॉर्ट नोट्स हम बना लेंगे, और आप एग्जाम में देखोगे यूं के यूं वर्ड से सवाल आता है। यूपी से ज्यादा इधर उधर भटकाता नहीं है, यूपीएससी की तरह नहीं है कि बहुत डेप्थ में जा रहा है। तो आप इस चीज को समझिए और अपने आप को भी वैसे ही ढालिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ ली और कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये तो मैंने 3 टॉपिक आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है, आप पीवाईक्यूज में देख लो रिपीटेड थीम्स क्या हैं, उन रिपीटेड थीम्स में अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग, ये आपको बेटर आएगा 90 दिन के हिसाब से, ठीक है। और जो यूपी स्पेसिफिक वाला पार्ट है वो पेपर 6 में कवर हो जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, अब ये यूपी वाले क्वेश्चंस तो आपके पेपर 6 से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप मान लीजिए, देखिए इंडियाज मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, ये सब आपको एनसीईआरटीज में इन जनरल मिल जाएगा, ताकि आप लगभग 125-200 वर्ड लिख पाओ, इतने का कंटेंट होता है, ठीक है। आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए हो सकता है कंटेंट ना हो, बट आपको 200 वर्ड का एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कंटेंट पर्याप्त होता है, ठीक है। आप सब देख लेना, देखो ह्यूमन माइग्रेशन, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रंटियर बाउंड्रीज, ये सब अलग से हेडिंग है। आप देखो यूं का यूं लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड बाउंड्री। अगर आप इस पे नोट्स बना रहे हो तो इसके बिना तो आपके नोट्स बनेंगे ही नहीं कि फ्रंटियर बाउंड्री अलग अलग होता क्या है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर आपसे फ्रंटियर बाउंड्री पूछ रहा है तो आपसे कल को ये भी पूछ सकता है कि भाई मैकमोहन लाइन क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर क्रीक क्या है। तो ये तो स्मार्टली आप देख रहे हो ना कि कैसे अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने नोट्स बनाने हैं कि एक टॉपिक उठाया सिलेबस में, उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स बन सकते हैं, उनके जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाएं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग अंडर द सन, बेटर ये है कि जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, उन पे हम पहले काम करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है पॉलिटी। पेपर 1 कंप्लीट हो गया, आपका आता है पेपर 2। तो पेपर 2 में आपको क्या करना होगा, देखिए पेपर 2 में पहला वाला जो सेक्शन है पॉलिटी, इसके लिए क्या है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए हेल्प करेगी। अब लक्ष्मीकांत तो बहुत मोटी किताब है, तो आपको क्या पेज बाय पेज पढ़ना है, नहीं, आपको यहां पर फिर से देखना है पीवाईक्यूज को। अगर मैं पीवाईक्यूज को देखता हूं, मुझे पता चलता है कि एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करूंगा, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स में और ढंग से पढ़ूंगा। फिर मैं देखता हूं पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट से सवाल आता है, तो मैं पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ूंगा। फिर मैं देखता हूं सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत बार रिपीट होता है, तो मैं सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगा। इस तरह से आपको पढ़ना है कि पीवाईक्यूज में जो ज्यादा थीम्स रिपीट होती हैं उसके स्टैटिक के लिए आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे। उसके अलावा क्या करोगे, जो आपका करंट अफेयर्स आया है, उस करंट अफेयर से लिंक जो स्टैटिक है उसको साथ में पढ़ें, आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्यादातर सवाल जो आता है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मेंस में, वो कहीं ना कहीं मेंस में वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से लिंक्ड होगा, करंट अफेयर्स में उसकी चर्चा हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को उठाएंगे, करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक चीजें हैं उसको भी हम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे। तो आपके लिए क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ जो चीजें करंट अफेयर्स में हैं उसका आप एक बार स्टैटिक भी लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर लो। ये आपके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पॉलिटी के लिए। वैल्यू एडिशन आप कहां से करोगे, वैल्यू एडिशन आपको, देखिए वैल्यू एडिशन की नौबत तब आती है जब आप अपना बेसिक कर लेते हो। तो अगर आपने करंट अफेयर्स और उससे लिंक्ड स्टैटिक कंप्लीट कर लिया है तो आपको वैल्यू एडिशन कहां से मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज से। देखिए मार्केट में जो टेस्ट सीरीज आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, आप उनके मॉडल आंसर से देख सकते हो। देखिए क्वेश्चंस कहां से टेस्ट सीरीज बनाता है, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन यहां से उठाता है कि जो जो करंट में टॉपिक्स ज्यादा चल रहे होते हैं तो उन टॉपिक्स पे वो सवाल बनाता है, उस सवाल पे वो मॉडल आंसर देता है। तो उस मॉडल आंसर से आप अगर कोई अच्छा पॉइंट पाते हो तो आप अपने नोट्स में या अपने मटेरियल में जाके ऐड कर सकते हो।
ठीक है। दूसरी चीज है प्रहार बुकलेट। प्रहार बुकलेट भी आप एक बार पलट सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कम है। अगर नहीं आपको लगता है तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जहां जितनी जरूरत है मैं खुद बताऊंगा आपको। यहां पर सिर्फ इतना आपको फोकस करना है, करंट अफेयर्स लेना है, करंट अफेयर्स से जो स्टैटिक है उसको प्रिपेयर करना है। सेकेंड नंबर पे टेस्ट सीरीज उठानी है, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स पे जाके। ठीक है, ये मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए पॉलिटी के लिए। ठीक है, और यहां पे पीवाईक्यूज पे अलग से ध्यान देना है आपको। ठीक है, कि पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेगा कि कैसे अपने आप को लिमिट करना है। पॉलिटी बहुत बड़ा है। पॉलिटी अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 90 दिन भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय ले रहा है और 90 दिन में आप बाकी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। तो पीवाईक्यूज को देखकर अपने आप को लिमिट करना कि कहाँ पे कितना पढ़ना है। ठीक है, I'll have a glass of water। तब तक आप क्वेश्चंस को एक बार देख लो कि क्या क्या क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं पॉलिटी में। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो कि ये स्ट्रैटेजी सेशन हम किस तरह से कर रहे हैं। देखिए सेशन में आपका हम जो कोशिश ये कर रहे हैं आपको स्टैंडर्ड चीजें ना बताकर स्मार्ट मेथड बताएं। 90 दिन बहुत कम होते हैं और खास करके बहुत सारे बच्चे यूपीएससी भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यूपीएससी के लिए भी पढ़ना है, हो सकता है दूसरे पीसेस का भी मेंस लगा हो, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम देने के लिए है यूपी पीसेस को। तो ऐसे में बहुत स्मार्ट तरीका चाहिए कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सको जो आपके काम है। ठीक है, हमारा गोल वही है। तो आप यहां पर क्वेश्चन देखोगे, राइट टू लाइफ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट स्टैटिक एफआरडीपीएसपी। मैंने आपको बताया ना जो पीवाईक्यूज में रिपीटेड थीम है उसकी स्टैटिक भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप देखो एवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल फिलोसफी, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, फिलोसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन प्रियम्बल। आप देख रहे हो प्रियम्बल कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप बढ़िया से प्रियम्बल के नोट्स बना लो या आप लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर लो। ठीक है, मुश्किल से 1.5 पेज के उसके प्रियम्बल के नोट्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह आप बाकी टॉपिक्स भी पीवाईक्यूज आप देख सकते हो। एनालाइज योर पीवाईक्यूज एंड टेक द पीवाईक्यूज एज द फ्रेमवर्क टू लिमिट हाउ मच यू हैव टू स्टडी इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं एक एक क्वेश्चन करके नहीं बता रहा हूं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, बट आपको ये आप एक बार खुद भी पढ़ के देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं वो लॉजिकल है। ठीक है, और खास करके 90 दिन के हिसाब से तो बिल्कुल लॉजिकल है। अब आ जाते हैं हम गवर्नेंस पे। ठीक है, आपका पेपर 2 का सेकेंड यूनिट होता है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में अगेन हम सोसाइटी जैसा ही काम करेंगे, जैसे सोसाइटी में किया था वैसे गवर्नेंस में करेंगे। क्या करेंगे, सिलेबस उठाएंगे, पीवाईक्यूज उठाएंगे, उनको रखेंगे सामने। ठीक है, उनको सामने रखने के बाद क्या करना है, हमें प्रहार बुकलेट से नोट्स बनाने हैं। किस चीज के नोट्स बनाने हैं, जो सिलेबस में दिया गया है और पीवाईक्यूज में रिपीटेड थीम्स में आता है। ठीक है, तो ये हमें करना है गवर्नेंस के लिए। और कौन से एरियाज पे हमें फोकस करना है ये मैंने आपको एग्जाम्पल खुद ही बना के बता दिया पीवाईक्यूज को देखते हुए। क्या मुझे दिख रहा है ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर पे सवाल बहुत आता है, तो मैं क्या करूंगा, ई गवर्नेंस की डेफिनेशन लिखूंगा। ई गवर्नेंस की डेफिनेशन के साथ साथ मैं उसके डेटा लिखूंगा 3 से 4। ठीक है, ई गवर्नेंस के फीचर्स लिखूंगा, इनिशिएटिव्स लिखूंगा, ई गवर्नेंस के चैलेंजेस लिखूंगा, उन चैलेंजेस के वे हेड लिखूंगा। इस तरह करके मैं ई गवर्नेंस के नोट्स बना लूंगा। सेम चीज मैं सिटीजन चार्टर में करूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके 2-2, 2.5 पन्ने के नोट्स बन जाते हैं, और यही 2.5 पन्ने के नोट्स आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, और यही आपको आंसर राइटिंग में भी मदद करता है। बच्चे पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग करते वक्त मुझे याद नहीं आता, मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने नोट्स उस स्ट्रक्चर में नहीं बनाए। अगर मैंने नोट्स उस स्ट्रक्चर में बनाए हैं जैसे सिटीजन चार्टर, तो मुझे पता है कि मेरे 2 पेज में ही सब कुछ था। तो सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन, उसके फायदे, उसके नुकसान, इश्यूज, एआरसी ने क्या बात कही, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, कोई केस स्टडी, सब मेरे नोट्स में था 2-2.5 पन्ने में। और यूं के यूं मैं 200 वर्ड का जब क्वेश्चन आता है मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो यही आप सबको करना है।
तो आपको क्या करना है, ये सब फ्लैगशिप स्कीम्स एंड न्यूज जैसे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब फ्लैगशिप स्कीम होती हैं जो न्यूज में ज्यादा आती हैं, उनके आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो गवर्नेंस वाला पार्ट, सोशल जस्टिस वाला पार्ट, सोसाइटी वाला पार्ट, ये इतना ज्यादा है, आप इसको इंडिविजुअली कर नहीं सकते। तो बेटर यही है सिलेबस के टॉपिक्स उठाना, पीवाईक्यू से कंपेयर करना और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स कहां से बनेंगे, अगेन प्रहार से बनेंगे। ठीक है, जैसे एसएचजी है, अब आपको कितनी बार दिखेगा एसएचजी पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। जब आपको दिख रहा है इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप 2-2.5 पन्ने के बढ़िया से नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, उसके सारी चीजें लिस्ट डाउन कर लो ताकि आपको बार बार रिवाइज करना और याद करना आसान हो जाए। ठीक है, ये देखिए गवर्नेंस में मैंने ये भी कर रखा, देखिए इन्होंने पूछ रखा है भूजल योजना 2019 में, न्यूज में था बहुत। ठीक है, अब आपका डिजिटल इंडिया पूछ रखा है, आपसे ये पूछ रहा है चैलेंजेस ऑफ फार्मर्स, ये तो आपका यूपी में चलो कवर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इसकी चीजें यूपी में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपसे पूछा है कि भाई उस साल 2019 में आपका ये न्यूज में होगा तभी पूछा गया है। तो आपको करंट अफेयर से इसको लिंक करना है। सिलेबस और पीवाईक्यू से आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए और बाकी आपने करंट में देखना है कि कौन सी चीजें आ रखी हैं, वही आपसे लिंक करके आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप कम टाइम में कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसे ऐसे तो बताएंगे तो फिर सारी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। करना ही पड़ेगा, 90 दिन ही तो हैं आपको, 25 दिन 20-25 दिन आप कम कर लो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कहीं यूपीएससी और बाकी पीसेस दे रहे हो तो 10-20 दिन 25 दिन और कम कर लो, 30-40 दिन 85 दिन तो बचता है। 50 दिन में आपको 5 से 6 पेपर पढ़ने हैं, उसमें पेपर 5-6 भी है, हिंदी भी है, तो कहाँ से अलग से टाइम लाओगे। ऐसे ही छोटा करना पड़ेगा ना कुछ चीजें। तो यही चीजें हैं, वो सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती बट प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है। ठीक है, तो आप कोशिश करो, ट्रस्ट करो मेरी बात पर, और इस वाली वैकेंसी में अपने रिजल्ट के लिए ये चीजें कर लो। कहते हैं ना फेथ आपको कभी कभार टीचर पे दिखाना पड़ता है, तो आई वांट दैट फेथ फ्रॉम यू ऑल कि जो मैं बात कह रहा हूं आप करके एक बार फॉलो करके देखो। ठीक है, सोशल जस्टिस में भी वही करना है कि आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं कुछ सिलेबस टॉपिक्स पे। कौन से टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, फिर क्या है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वल्नरेबल विमेन, चिल्ड्रन, SC ST, PWD, सीनियर सिटीजन, ट्राइबल्स, सबके एक 1.5 पेज के नोट्स बना लो। पॉवर्टी पे 2-2.5 पन्ने का नोट्स बना लो, पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख लो, डेटा लिख लो, एक छोटा सा ग्राफ बना लो कि पॉवर्टी दिखाना है 2001 में, 2011 में, 2021 में, आपने ऐसे करके मैप दिखा दिया। ठीक है, कि बढ़ रहा है घट रहा है। हंगर में सेम चीज कर लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक लिख लो, क्या पैरामीटर्स हैं, ये सब नोट्स में ऑलरेडी लिख लो। 2-2.5-3 पन्ने के बढ़िया से नोट्स बनाओ। सेम चीज वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ और एजुकेशन पे, ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, बहुत नई चीजें नहीं पूछती। अगर आपसे हेल्थ में पूछेगा तो वही है, डॉक्टर रेशियो कम है, नर्स रेशियो कम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, फिर फार्मास्यूटिकल की प्रॉब्लम्स हैं। देखो मेरे को कितना टाइम हो गया ये सब पढ़े हुए, लेकिन मैं आपको ये सब बता पा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंड मैप बना होता है। ठीक है, तो ये माइंड मैप कैसे बनता है, तो ये आप इस तरह से 2-2, 3-3 पन्ने के नोट्स बनाओगे। कहां से बनाओगे, कुछ ना समझ में आए प्रहार की बुकलेट बना लो, क्योंकि प्रहार ने क्या कर रखा है, सारी चीजें कोलेट कर रखी हैं। और कुछ चीजें अगर आपको कम अच्छी लग रही हैं तो आप गूगल कर लो या कहीं और से उस मटेरियल को उठा के ऐड कर लो। मोटो ये है कि हमारे पास 2-3 पन्ने के नोट्स होने चाहिए इन टॉपिक्स पे। हम बार बार इधर उधर जा नहीं सकते इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर हर बार हम इधर उधर भटकेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब सोशल जस्टिस में सवाल देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सुगम्य भारत अभियान। अब ये किसके लिए, PWD के लिए। ठीक है, अब आपसे मान SC ST तो यूपी का पूछा है, वो वहां पे कवर हो जाएगा। इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपसे पूछता है हेल्थ सर्विसेज स्टेट ऑफ यूपी, अब तो अलग हो गया, नहीं तो पहले इस तरह सवाल था। मेन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी हंगर, आप लिख लोगे, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, फिर MG नरेगा पूछ रखा है पॉवर्टी पे, तो वहीं कहीं ना कहीं वही टॉपिक्स लिंक हो रहे हैं, आपको वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका आंसर वहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं उसका एम है कि आप सब में एवरेज हो जाओ।
इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बेस्ट एंड एक्सेलेंट इन फ्यू एंड पुअर इन सम सब्जेक्ट्स, हमारा गोल ये होना चाहिए 90 दिन में कि आप सब में एडिक्वेट हो जाओ। ठीक है, क्यों? देखो एक बात समझो, 40%, 60%, 80%, 90%, 95%, ठीक है। अगर 40% से आपको 60% जाना है, आपको बहुत थोड़ी मेहनत लगती है। 60 से 80 जाना है तो थोड़ी और मेहनत लगेगी, बट वो भी कंपैरेटिवली कम होगी। 80 से 90 जाने के लिए आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया, तो आपके पास गलती करने का स्कोप और कम हो गया, तो ये और मुश्किल हो गया, फिर ये और मुश्किल हो गया। यानी कि 90 से 95% जाने के लिए आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आप 95 से 98, 99 जाना चाहते हो तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। तो यही चीज़ को समझते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में आप एवरेज बन जाओ, 60 to 80% पहुंच जाओ। ठीक है, आप बेस्ट नहीं जानते हो, बट आप 60 to 80% हर सब्जेक्ट में जल्दी पहुंच सकते हो। इसी तरह आप जल्दी 90 दिन में कोशिश करो, हर सब्जेक्ट में आप ये मोटो लेके चलो। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको क्या करना है? स्टैटिक नोट्स लेने हैं, किसके? डायस्पोरा, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज के, इसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। उसके अलावा आप क्या करो? स्मॉल नोट्स बनाओ। स्मॉल नोट्स में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में, बट आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखने में मदद करेगा। क्या? बायलेटरल और नेबर से रिलेशंस में, जैसे इंडिया पाकिस्तान है तो क्वेश्चन हो सकता है करंट का है, लेकिन अगर आपके पास आधा एक पेज के नोट्स होंगे हिस्टोरिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के, तो आप बेटर आंसर कंप्लीट कर पाओगे। इसी तरह बाकी बायलेटरल रिलेशंस हैं, बाकी नेबर्स से रिलेशंस के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो। तो छोटे छोटे नोट्स बना लो, इंडिया रशिया थोड़ा सा बना लो आधे एक पेज का, इंडिया यूएस बना लो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, छोटे छोटे नोट्स बना लो, हाफ पेजेस, 1 पेजेस। ठीक है, और इसी में जाकर करंट की न्यूज ऐड कर देना, जो करंट में आईआर में आया हुआ है वो वहां पर जाके ऐड कर देना, और आपके आईआर के 30 से 35 पन्ने बन जाएंगे, जो कि आपका रेडीमेड नोट्स बन जाएंगे, और बार बार आप रिवाइज करके अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है, और हां, इसमें देखो मेजर पार्ट कहां से आता है? करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का। करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा सोर्स है आईआर को प्रैक्टिस करने के लिए। तो करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज में भी वही चीज पूछी जाती है जो करंट में है, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक अच्छा मटेरियल बन के आता है, जो आपको आईआर कम समय में ज्यादा अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। ठीक है, ये मैंने सवाल लिखे हैं, आप देख सकते हो। इकोनॉमी पेपर 2 देखिए कंप्लीट हो गया। पेपर 2 में हमने बहुत स्मार्टली काम किया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें करंट से लिंक होके आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमने करंट को ऊपर रखा, उसके बाद उसको स्टैटिक से लिंक किया और एक कंप्लीशन की ओर गए। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 2 का फंडा रहा है। सेम चीज़ अब हम पेपर 3 में भी करेंगे। पेपर 3 भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में क्या करना है? हमें देखा है हमने कि प्रीवियस ईयर में नीति आयोग, एसडीजी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बजटिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एलपीजी रिफॉर्म्स, इन सब टॉपिक्स में कई बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हम एक एक दो पेजर्स इसके भी बना लेंगे कि नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन से शिफ्ट होके कैसे आया, ठीक है, अलग क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं नीति आयोग ने, क्या इनिशिएटिव्स लेने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन जनरल क्या कमियां हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपने 2 पेज के नोट्स बना लिए और नीति आयोग का कुछ भी सवाल आता है, सपोज क्वेश्चन आता है नीति आयोग से इंपैक्ट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब बहुत स्पेसिफिक पूछा है नीति आयोग का, बट आपने नीति आयोग अगर ठीक से तैयार कर रखा है तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे विदाउट एनी न्यू इंफॉर्मेशन नीडेड। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट्स बना लो,
इन टॉपिक्स पे 1-1, 2-2 पेजेस। फिर आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स प्लस लिंक्ड स्टैटिक। जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उस करंट अफेयर्स पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो उसका स्टैटिक है उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लो। यानी कि आपको स्टैटिक की कोई नोट्स और किताब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आया आपको अगर वो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो उसके कुछ पॉइंट्स आप स्टैटिक की किताब से निकाल कर वहीं के वहीं लिख लो, ठीक है, ताकि बार बार आपको भटकना ना पड़े। सेलेक्टिव रेफरेंस ऑफ प्रहार बुकलेट। ये प्रहार बुकलेट कब रेफर करोगे? जो आपने करंट टॉपिक पढ़ा उस करंट टॉपिक से रिलेटेड आपको स्टैटिक भी पढ़ना होगा ना, तो वो स्टैटिक आप कहां से पढ़ोगे? वो प्रहार की किताब से पढ़ लो। तो कवर टू कवर नहीं पढ़ना, पहली बात। दूसरी, करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आए हैं उन्हीं से लिंक्ड स्टैटिक आप प्रहार से पढ़ सकते हो, ताकि कम टाइम में आप बेटर टॉपिक तैयार कर सको। साथ के साथ टेस्ट सीरीज का भी आप ध्यान देना। टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, उन टॉपिक्स को भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, क्योंकि उनके रिपीट होने के, उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लेके बनाए जाते हैं, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है मैंने, वैल्यू एडिशन फ्रॉम स्टैट्स, फैक्ट्स और टेस्ट सीरीज, ठीक है। इकोनॉमी, एग्री, इन सब में यही रहता है कि आपने करंट अफेयर्स में जो न्यूज आ रही है उसका स्टैटिक भी थोड़ा सा तैयार कर लिया और फिर आपके कंसर्न वो एक इंटीग्रेटेड नोट्स बना के आप रिवाइज करते हो, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देखिए एसडीजी पे क्वेश्चन आ रखा है, नीति आयोग पे क्वेश्चन आ रखा है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, एसडीजी है, अगेन नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग मिक्स होके देखिए ये सारी जो चीजें हैं आपकी ऐसे ही आ रही हैं। आप देखो टॉपिक लिखा भी हुआ है, रोल ऑफ नीति आयोग, एसडीजी, इसी तरह आपका पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये टर्म्स आपके यूज हो रखे हैं। इन टर्म्स पे आपके पास 2-2, 3-3 पेजर नोट्स होने चाहिए, ताकि आपका कुछ भी सवाल आए ये सवाल आप टैकल कर सको, ठीक है। अब आप जाते हैं हम एग्रीकल्चर पे। देखो एग्रीकल्चर बहुत ही रिवॉर्डिंग एरिया है, बहुत ही छोटा है, पहली बात, बहुत लिमिटेड चीजें हैं उसमें, और उसमें आप एक से दूसरे पॉइंट को इंटीग्रेट कर सकते हो। कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी इन जनरल एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन पे। तो वहां पर मैंने क्या कर रखा है, प्रहार की किताब को सेलेक्टिवली पढ़ना है पीवाईक्यू के बेसिस पे। तो पीवाईक्यू का बेसिस क्या है कि आप पीवाईक्यूज को उठाइए, पीवाईक्यूज को समझिए कि क्या क्या थीम्स उसमें रिपीट हो रही हैं। जैसे आप इरिगेशन के कुछ नोट्स बना लीजिए, मार्केटिंग के कुछ नोट्स बना लीजिए, बफर स्टॉक के कुछ नोट्स बना लीजिए, लैंड रिफॉर्म्स के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ई टेक्नोलॉजी के नोट्स बना लीजिए, और इस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के नोट्स उठा लीजिए। ये सब आपको प्रहार में हेडिंग्स मिल जाएंगी। तो इन्हीं हेडिंग्स पे पूरी ये तो पूरी किताब हो जाती है, उतने की जरूरत नहीं है। हम पॉइंटर्स जनरेट कर लेंगे ताकि हम कम से कम 200 वर्ड हर टॉपिक पे लिख पाएं, ठीक है। हमारा गोल ये होना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रहार की किताब से सेलेक्टिवली हर एरियाज पे कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ डेटा, कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखकर अपने नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, बफर स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी मिशंस, बार बार पूछा गया है। आप इसके 2 पेज के नोट्स बना लो, आपके पास रेडीमेड आंसर है, क्यों भटकना इधर उधर। लैंड रिफॉर्म्स, एग्री मार्केटिंग, इरिगेशन, ठीक है। और करंट अफेयर्स लिंक्ड स्टैटिक तो मैं हर बार बताऊंगा पेपर 3 पेपर 2 दोनों में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की हम बहुत सी मार्केट में किताबें भी आती हैं, आई विल नॉट सजेस्ट दैट। वाई? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको, वो किताब अपने में अच्छी किताबें हैं लेकिन इतना टाइम अलाउ नहीं कर रही हैं कि हम 90 दिन में उसको पढ़ पाए। तो हम यही करेंगे, हर डायमेंशन में अपने 1-1, 2-2 पेज के नोट्स बना लेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप क्वेश्चंस देख सकते हो, देखो पीडीएस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी पूछ लिया, टेक्नोलॉजी मिशन पूछ लिया, ठीक है, एनएफएसए एक्ट पूछ लिया, डिजिटल एग्रीकल्चर पूछ लिया, ई टेक्नोलॉजी पूछ लिया, ठीक है। ये मैंने आपको हेडिंग्स खुद बताई
ठीक है, इन हेडिंग्स पे आप नोट्स बना लोगे। ठीक है, किसान संपदा, फूड प्रोसेसिंग वाली हो गई, इंडियन फूड प्रोसेसिंग ग्रोन पेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एफपीआई में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सेम चीज करेंगे जो हम एग्रीकल्चर में कर रहे थे, टॉपिक्स उठाएंगे, उन टॉपिक्स को उठाकर हम उसके नोट्स तैयार करेंगे। आप सब बच्चों कहोगे कि सर आपको यही हर चीज में आप रिपीट कर दे रहे हो कि आप इसके नोट्स बना लो, उसके नोट्स बना लो, बट ट्रस्ट मी दिस इज द रियलिटी जो आपको 90 दिन में हेल्प करेगी। अगर आपको कोई मैं ऐसा सोर्स बताता हूं जो आप उठाकर उससे वो पढ़ सकते हो, तो वो मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं। क्यों? मुझे पता है कि 90 डेज में ये सब पॉसिबल नहीं है जब आपको सब कुछ पढ़ना हो। ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए क्या है कि आपको कुछ टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं हर जगह पे, जहां मैं नहीं भी बता रहा हूं आप खुद जनरेट करो पीवाईक्यूज को देख के। ठीक है, आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, अब ये आ जाता है प्रहार, आपने पढ़ ली सिलेक्टिवली। करंट अफेयर्स ड्रिवन, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से चीजें ही आती हैं सारी उसमें साइंस एंड टेक पे। तो करंट अफेयर्स पे हम टैब रखेंगे, करंट अफेयर्स पे टैब रखेंगे कि प्रहार की बुकलेट से उसका स्टैटिक उठाते रहेंगे। ठीक है, वही वाली अप्रोच जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर हर जगह है कि करंट अफेयर्स में कोई चीज आई उसका भी स्टैटिक समझते चलना। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, एआई और ब्लॉकचेन पे कुछ नोट्स तैयार करेंगे, अपने स्पेस टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम पे थोड़े नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, बायोटेक, नैनोटेक, न्यूक्लियर टेक, ये 3 टेक्नोलॉजी पे नोट्स होने चाहिए हमारे, और आईपीआर पे होना चाहिए। ये कुछ 5-6 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे अपने पास अलग से नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और ये नोट्स हम कहां से बना सकते हैं? प्रहार से। ठीक है, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में आ रहा है उससे लिंक्ड स्टैटिक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बट इन एरियाज पे मैंने देखा है पीसेस ज्यादा रिपीट करता है, तो इनके हम नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स तैयार करने में मैंने आपको बताया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल इफ एनी। ठीक है, कोई केस स्टडी है, कोई एग्जाम्पल हो, डेटा, स्टैट्स, ये सारी बातें आप लिख सकते हो वहां पर। और अगर आपके पास कोई कोट हो तो वो भी आप वहीं पे नोट्स में लिख सकते हो, ताकि आप उसके साथ साथ उसको याद कर सको और वो वहां पर यूज कर सको जब क्वेश्चन आए। ठीक है, साइंस एंड टेक के देखो आईपीआर का सवाल है, नैनोटेक, नैनो साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको एआई ब्लॉकचेन जब आप पढ़ोगे उसी से लिंक्ड आपको मिल जाएगा आईटी में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक पूछा है, डिजिटल राइट देखिए नया सवाल है, हो सकता है उस साल क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में पूछा गया हो। ठीक है, ब्लड मून, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि आपको करंट अफेयर्स में ये मिल गया होगा। ठीक है, सिर्फ स्टैटिक पे नहीं, करंट अफेयर्स से ज्यादा डेराइव होते हैं ये वाले सेक्शंस के क्वेश्चन। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी आपको वही चीज करनी है। ठीक है, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत परेशान नहीं होना है। तो एनवायरनमेंट में भी आपको करंट, ठीक है, करंट प्लस लिंक्ड स्टैटिक, स्टैटिक वो भी लिंक्ड, रिवर्स इंजीनियरिंग जो करंट में आया उसका स्टैटिक पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा टेस्ट सीरीज उठाई, उसके जो क्वेश्चंस थे उनसे वैल्यू एडिशन कर लिया, वैल्यू एडिशन इस पे कर लिया। क्यों? कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करंट अफेयर से ही उठाए गए होंगे, तो आपको वैल्यू एडिशन यहां से मिल जाएगा। फिर क्या करना है? पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आपको क्या है कि आप वहां पे रिपीटेड थीम्स बना लीजिए। उस पे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड टाइम की स्ट्रैटेजी है, बहुत इसको यूज करके आपके लिए टाइम कम, रिजल्ट बेटर आ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ा, उसमें जो स्टैटिक चीज है वो समझ ली, टेस्ट सीरीज उठाई अलग अलग मार्केट से,
वहां से उठाने के बाद आप उसका जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चंस को समझते हुए वैल्यू एडिशन कर लिया, और जो पीवाईक्यू में रिपीटेड थीम्स आ रही हैं उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, वही चीजें क्वेश्चंस आप देखोगे एनवायरनमेंट के, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ई पोल्यूशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल वायबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको या फिर करंट अफेयर्स में होगी या रिपीटेड थीम्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी में भी वही चीज है। देखिए बार बार इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, मुझे रिपीट करते हुए जरूर मोनोटोनस लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रेटजी है, उसमें कर क्या सकता हूं मैं, हम और आप कुछ कर नहीं सकते जितने दिन बचे हैं। अगर यहीं आप पे फाउंडेशन के स्टूडेंट होते ना तो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहा होता आपको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिक्योरिटी में जो जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3 पन्ने के नोट्स बनाने हैं, जैसे टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारों पे 2-2, 3-3 पन्ने के नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, वो नोट्स आपका रेडीमेड मटेरियल हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और उस करंट अफेयर्स को कहां पर ऐड करना है, अपने नोट्स पे जाके ऐड करना है। सपोज नक्सलिज्म का करंट अफेयर्स आता है तो आप उसको कहां ऐड करोगे, जाके अपने नक्सलिज्म वाले नोट्स पे। ठीक है, फ्रॉम टेस्ट सीरीज ऐड न्यू पर्सपेक्टिव इन नोट्स। कभी कभार होता है कि जैसे एआई इन डिफेंस एक नई चीज आई, तो आपने ये क्वेश्चन अगर सपोज टेस्ट सीरीज में आपको मिला तो आप कहां जाके ऐड करोगे, आप कहीं नहीं, आप मॉडर्न डिफेंस टेक पे जाके एआई वाला एक सेक्शन ऐड कर सकते हो, ताकि, या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट में जाके एआई वाले कुछ इनिशिएटिव्स लिख सकते हो, ताकि आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। ठीक है, तो यहां पर करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको मार्केट से किसी कहीं पे भी आप देखिए, सब मार्केट में अवेलेबल है, आप जाइए, उन XYZ सबके काम के हैं, वहां से उठाकर अपने काम की चीजें ले लें। आप एस्पिरेंट हो, आपको अपना सिलेक्शन कराना है। ठीक है, जहां से जो भी बेटर मिल रहा है आप उसको लेकर अपनी तैयारी करो। ठीक है, अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में सेम चीज, 1 पेजर नोट्स फॉर ईच डिजास्टर, हर डिजास्टर पे, साइक्लोन पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक पे आप हेडिंग डाल लीजिए, अर्थक्वेक क्या है, उसके जोन मार्क कर दीजिए कि कहाँ कहाँ पे इंडिया पे कैसे है। ठीक है, आपने जोनेशन मार्क कर दिए। उसके अलावा आपने क्या किया, उसमें स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि क्या क्या स्कीम्स आई हैं या क्या और किया जा सकता है, वो लिख सकते हो आप। इस तरह से डिजास्टर पे नोट्स बना लो। कई बार कुछ डिजास्टर न्यूज में आते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, स्टैम्पीड था। ठीक है, इस तरह के आप करंट एग्जांपल्स भी अपने नोट्स में लिख लो, ताकि अगर वो क्वेश्चन आता है, सपोज क्वेश्चन कम्स ऑन क्लाउड बर्स्ट, तो क्लाउड बर्स्ट पे क्वेश्चन आया, तो आप क्लाउड बर्स्ट तो आपने लिख रखे 1 पेज के नोट्स, उसके ऊपर अगर आपने रीसेंट एग्जाम्पल लिख रखा होगा करंट अफेयर्स का, तो वो आपको मदद क्या करता है, आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है रीसेंट न्यूज का, वो आपको बेटर मार्क्स फेच करके देगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, प्रहार से 1-1, 2-2 पेज के नोट्स तैयार करने हैं, किस पे, हर डिजास्टर पे। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के 2-2.5 पन्ने के नोट्स तैयार करने हैं, कि डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में होता कैसे है। आप एनडीआरएफ के बारे में मेंशन करोगे, उसमें आप एनडीएमए के बारे में मेंशन करोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में मेंशन करोगे। ठीक है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आप कहाँ मेंशन करोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, उसका जब आप नोट्स बना रहे होगे। तो ये 2 से 3 पन्ने में नोट्स बना लो, और 1-1, 2-2 पन्ने के नोट्स हर डिजास्टर के बना लो। ठीक है, ट्राई टू इंक्लूड मैन मेड डिजास्टर्स ऑल्सो, जैसे स्टैम्पीड्स, फॉरेस्ट फायर, ये सब भी इंक्लूड करना। वाई? क्योंकि आज जैसे फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, भी नोएडा का एक केस आया था फायर एक्सीडेंट का, तो ऐसी चीजों पे भी आजकल सवाल बन सकता है। स्टैम्पीड, पिछले साल काफ़ी स्टैम्पीड्स हुई, तो ऐसे में ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो करंट अफेयर्स को देखते हुए आप इन भी डिजास्टर्स पे 1-1, 2-2 पेज के नोट्स बनाओगे। ठीक है, नोट्स बनाने में हो सकता है थोड़ा एफर्ट लगे, बट आपका पढ़ने और रिवीजन में टाइम इतना कम हो जाएगा कि वो वाली एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी।
ठीक है, तो पेपर 3 इसके साथ खत्म होता है। देखिए डिजास्टर के डिफरेंट टाइप्स एंड वर्क्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले नोट से हो जाएगा। नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर में अंतर क्या है, ठीक है, आप यहां से देखिए बहुत बेसिक सवाल पूछे गए हैं, कुछ नहीं, ये सब आप कवर कर लोगे। इसके लिए बहुत ज्यादा आप अगर XYZ नोट्स पे परेशान होने लगे फिर तो हो गया खत्म, ठीक है, तो बहुत स्मार्टली काम करना है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पेपर भी हो गया, सेकंड पेपर भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चौथे पेपर में। फोर्थ पेपर हमारा क्या है, GS4 एथिक्स का। देखो एथिक्स में क्या करना है, हमें सबसे पहले यूपीपीसीएस को समझना पड़ेगा। यूपीपीसीएस अभी भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एथिक्स में। तो एथिक्स में जो जो सिलेबस में दिया गया है उन सिलेबस के टॉपिक्स पर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जैसे अगर एटीट्यूड है तो एटीट्यूड के बारे में आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स होने चाहिए, एटीट्यूड चेंज के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। देखिए यूपीएससी में अब जो सवाल आ रहे हैं बहुत अप्लाइड आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में GS4 अगर आपने जहां से भी पढ़ाई करी है आपके पास खुद के नोट्स होंगे जब आपने पढ़े होगा उन चीजों को। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो भी आपने जिस किताब को रेफर किया होगा वो किताब आप यहां पर GS4 में रख सकते हो। आपको नए सोर्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन का काम है नहीं एथिक्स में, ठीक है। जब कंटेंट की बात आती है तो जो भी आप एथिक्स में अभी तक पढ़ते आ रहे हो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए यूपीएससी होता तो आई वुड हैव सजेस्टेड मोर थिंग्स, बट पीसीएस में सिंस बहुत डायरेक्ट चीजें आती हैं, सिलेबस में जो कंटेंट दिया गया है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और कोई भी किताब या कोई भी कोचिंग उस चीज को कवर करके आपके लिए दे रहा है तो आप उसी पर रिलाय कर सकते हो, ठीक है। तो कंटेंट वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब आपको वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन कहां से होगा, वैल्यू एडिशन होगा एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स आपको कहां से मिलेगा, तो आपका वैल्यू एडिशन वाला काम कहां से होगा, एग्जाम्पल से। तो आप गूगल करोगे या टेलीग्राम पे देखोगे तो बहुत सी लिस्टिंग आती है एग्जाम्पल्स की अलग अलग टॉपिक्स पे। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर से भी बहुत एग्जाम्पल्स उठा सकते हो। जो आपको रीसेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड करके एग्जाम्पल्स की तरह यूज कर सकते हो। तो आपको मेहनत कहां करनी है, GS4 में एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में इंटीग्रेट करने पे। क्यों? क्योंकि लिखते तो हर कोई हर बात है, लेकिन एग्जाम्पल्स ना लिखने से आपके नंबर कम ज्यादा होते हैं। तो हमने जो भी कंटेंट हम जहां से भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी किताब से हम जिस भी कोचिंग जिस भी किताब से हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सफिशिएंट है कंटेंट वाले पार्ट के लिए, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें एग्जाम्पल्स पे काम करना पड़ेगा और एग्जाम्पल्स हमें अलग अलग जगह से लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे अपने नोट्स पे, ठीक है। उतना करने से आपका यूपीपीसीएस के लिए एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, केस स्टडी में भी आपको थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि केस स्टडी की आंसर राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू GS 1 2 3, ठीक है। तो केस स्टडी अलग से प्रैक्टिस करना ताकि आपको बेटर उसमें मार्क्स मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट एथिक्स के सेक्शन A के लिए आप जो भी सिलेबस का कंटेंट है उसको आपको पता होना चाहिए और एग्जाम्पल्स, इतना बहुत है, ठीक है। आप क्वेश्चंस भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज पढ़ रहे हो तो ये तो पढ़ोगे ना, व्हाट आर वैल्यूज, थ्रो लाइट ऑन सेंट्रल एलिमेंट्स, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप ये देखो, यूनिवर्सल रिलीजन डिस्कस मेजर एलिमेंट्स, रिलीजन वाला पार्ट आप पढ़ते हो जब वैल्यूज रिलीजन मॉरल्स ये सब पढ़ोगे सारा आप कवर कर लोगे, ठीक है। फिर आप फैमिली सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनकलकेटिंग वैल्यूज, ये भी पार्ट है कि कौन से इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है आपके वैल्यू इनकलकेशन पे, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन अप्लाइड आ जाते हैं, तो अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए आप नया सोर्स नहीं रख सकते,
ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो कि उतने ही कंटेंट में आप इस तरह के अप्लाइड या बाउंसर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करो उतने कंटेंट के साथ। ये आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एथिक्स में, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मोर एंड मोर कंटेंट, बेटर है अपने कंटेंट को कंसाइज रखो, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ा दो एथिक्स में। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन अ बेटर वे रादर देन हैविंग मोर सोर्सेज एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न्ड। ठीक है, तो एथिक्स और केस स्टडी के लिए यही मैं कहूंगा आपसे कि अपने जो भी आप कंटेंट पढ़ते आ रहे हो उस चीज को रखते रहो। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपको डाउट आती है आप उसमें एग्जांपल्स ऐड कर लो और आंसर राइटिंग से उसको प्रैक्टिस करते रहो। एथिक्स के पेपर में प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, हो सकता है कंटेंट का रोल अच्छा खासा हो, बट एथिक्स एक ऐसा पेपर है जहां पर आप ज्यादा प्रैक्टिस करके कम कंटेंट के साथ अच्छे नंबर ला सकते हो। बट ज्यादा कंटेंट और कम प्रैक्टिस में आपके हो सकता है कम नंबर रह जाएं। तो यहां पर प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कंटेंट का। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 5-6 की। पहले तो आप समझिए पेपर 5-6 है क्या। पेपर 5-6 कुछ नहीं है, जो आपने 1-2-3 में पढ़ा है उसी का यूपी स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। तो अगर आपने सिक्योरिटी पढ़ी तो सिक्योरिटी डायमेंशन आप यूपी के हिसाब से पढ़ रहे हो। आपने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री ऑफ यूपी आप पढ़ रहे हो इनडायरेक्टली, कि फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी का क्या रोल था। उसी तरह अगर आपने इंडस्ट्रीज पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ा, तो यूपी स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। यूपी का बजट, यूपी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, वहां पे क्या एग्री इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, वहां पर क्या लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स हुए। ये जो भी आपने 1-2-3 पढ़ा है, सेम चीज पॉलिटी गवर्नेंस में है। तो पॉलिटी गवर्नेंस में जो भी आपने इंडिया लेवल पे पढ़ा कि भाई गवर्नर हो गया, ये सारी चीजें, वही चीजें आपको उसका एक सिमेट्रिकल एनालॉगस आपको यूपी के लिए पढ़ना है। दैट इज पेपर 5-6। तो अगर आपने 1-2-3 में अच्छी मेहनत कर रखी है तो 5 और 6 आपके लिए कंसेप्चुअल लेवल पे दिक्कत नहीं देते। अगर आपने सिक्योरिटी ढंग से समझ रखी है तो आपके लिए यूपी वाला पार्ट सिर्फ एक तरह का एग्जाम्पल हो जाता है कि जो चीज आपने इंडिया लेवल पे पढ़ी उसी का एक एग्जाम्पल आप यूपी लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपने 1-2-3 में वीक अपने इन सब्जेक्ट्स को वीक रखा तो वही आपके यहां पर भी सेक्शन वीक रह जाएगा। तो 5-6 को आप ज्यादा हवा मत समझो। आपने जो भी 1-2-3 में पढ़ा उसका यूपी सिमेट्रिकल या यूपी एनालॉगस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सोर्सेस पे। देखिए एक बात समझिए, नया पेपर लॉन्च हुआ है यूपी में, यूपी पीसीएस में, तो इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में। और कंटेंट अवेलेबल हो भी कैसे, अभी एक ही पेपर ऐसा हुआ है जिसमें ये पेपर 5-6 पूछा गया है। तो अभी लोगों को भी नहीं पता कि कितना डेप्थ में कोई टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अभी जैसे मैंने 1-2-3-4 में आपको बताया था कि पीवाईक्यूज को हम सामने रख के समझते हैं ना कि कितना हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये चीज अभी इस पेपर के लिए हो नहीं पा रही है। तो हमारे पास क्या बेटर ऑल्टरनेटिव है, कोई भी दो सोर्स सामने रखो। ठीक है, जो भी सोर्स आपके अवेलेबल हैं, पीडब्ल्यू का भी मटेरियल आता है, पीडब्ल्यू ओनली का भी आता है और भी उसका इंस्टीट्यूट्स का आता है। तो कोई भी दो सोर्स आप रखो सामने। ठीक है, उन दोनों सोर्स को आप एक अपने सिलेबस को इधर रखो। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस से एक टॉपिक को उठाओ, इन दोनों को देखो, सोर्सेस को देखो और अपने खुद के नोट्स तैयार कर लो। आप कहोगे सर इतना टाइम है क्या हमारे पास खुद के नोट्स तैयार करने का? तो एटलीस्ट जो भी उस सब्जेक्ट में, जो भी सिलेबस में बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उसके तो नोट्स तैयार कर लो। जो जो उसके बिल्कुल हेडिंग्स हैं उतना तो कम से कम तैयार कर लो, सब पॉइंट्स में मत जाओ।
बट आपकी ब्रॉड हेडिंग्स जो सिलेबस की हैं उसके नोट्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए। साथ में आपको क्या करना है, ये हो गया स्टेप 1। ये ब्रॉड हेडिंग्स जो हैं आपकी सिलेबस की, उसके नोट्स आपने कोई भी 2 सोर्स को रखकर जल्दी से जल्द आपने बना लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि यूपी के कुछ टेस्ट सीरीज आप मार्केट से उठा लो। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब अपनी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मार्केट में, आप वो पेपर्स उठा लो, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका वैल्यू एडिशन आप यहां पर कर लो। ठीक है, स्टेप 2 टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन, टेस्ट सीरीज आपने टेस्ट से वैल्यू एडिशन कर लिया अपने नोट्स पे जो आपने बनाए थे 2 सोर्स को रख के। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मत बनाना, बहुत छोटे नोट्स बनाना, ताकि आपका अगर क्वेश्चन आए तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओ। ठीक है, तो स्टेप 2 ये हो गया आपका, टेस्ट सीरीज से आपने ऐड कर दिया। तीसरा स्टेप जो आपका यहां पर होना चाहिए वो ये है कि आप एग्जाम्पल्स ढूंढो। देखो आपको सब्जेक्ट तो आता है, अगर मैं आपसे कहूं कि बुंदेलखंड में इरिगेशन की क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता है इरिगेशन की इन जनरल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, बट आपको क्या नहीं पता वो है डेटा और वो है एग्जाम्पल, जो कि आपको यूपी स्पेसिफिक का नहीं पता। तो आप क्या करोगे, हर टॉपिक में यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल इंटीग्रेट करोगे इन्हीं पे। ठीक है, तो यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल कहां से मिलेगा, आप गूगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 2 से 3 लोगों का ग्रुप बना लो, 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो, उसमें आपस में डिवाइड कर लो कि यार मैं 10 टॉपिक पे कुछ एग्जाम्पल्स तैयार कर रहा हूं, तुम कुछ 10 टॉपिक्स पे एग्जाम्पल तैयार कर लो। इस तरह क्या होगा, आप सबको एग्जाम्पल्स और स्कीम्स, डेटा, ये सब यूपी स्पेसिफिक मिल जाएगा उन सब टॉपिक्स पे। जैसे अगर हम बात करें सपोज हेल्थ की, तो हेल्थ के आपको इश्यूज पता है, हेल्थ के आपको सोल्यूशन पता है, सब कुछ पता है, बट आपको क्या नहीं पता है, वो यूपी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। आपको क्या नहीं पता, यूपी गवर्नमेंट का डेटा नहीं पता हेल्थ को लेके, आपको इंडिया लेवल का पता है। आपको इसमें क्या ऐड करना होगा, यूपी स्पेसिफिक कोई डेमोग्राफिक चैलेंज और है। तो ये सारी चीजें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि एक बार बहुत ज्यादा एपिडेमिक फैला था जापानीज एंसेफेलाइटिस का, तो आप पर्टिकुलरली उस जगह का नाम लिख के यूज कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल वाली स्टेज होती है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है आपका, एग्जाम्पल प्लस डेटा प्लस स्कीम। ये कहां का, यूपी स्पेसिफिक का चाहिए जो आप यहां पे यूज कर सको, कल को सवाल आएगा वहां पर। तो इतना आपके पास नॉलेज होता है 1 2 3 के वजह से कि आप कुछ ना कुछ तो लिख पाओ। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम्पल, डेटा, स्कीम भी है तो आप उसको बेटर लिख पाओगे और आपको बेटर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सप्रेसवे पे, तो आप एक्सप्रेसवे पे एक जेनरिक आंसर आराम से लिख सकते हो अगर आपने पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट ठीक से किया है। ठीक है, उनके लिए क्या है कि अगर आपको यूपी के एक्सप्रेसवेज के बारे में नाम पता हो, उनकी कुछ डिटेल्स पता हो, ठीक है, उनकी कनेक्टिविटी पता हो, तो आप कुछ नहीं, एक मैप बना के छोटा सा बना सकते हो या लिस्टिंग कर सकते हो। तो जो आपने अभी जनरल आंसर लिख रहे थे एक्सप्रेसवे का बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज, वो आपका स्पेसिफिक आंसर हो गया पेपर 5-6 का। तो कम दिनों में ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है आपको पेपर 5-6 तैयार करने का। तो ये 3 स्टेप आप कर लीजिए पेपर 5-6 में, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हो सकता है कि अगर दिन बहुत होते तो आई वुड हैव रिकमेंडेड सम बुक जो आप उसको कंप्लीट करो, बट इतने दिन है नहीं। अगर आप पूरे दिन को डिवाइड करोगे 90 दिन को, तो आपको 6 पेपर पढ़ने हैं, तो मोर और लेस 15 दिन से कम आता है, क्योंकि हिंदी ऐसे भी तो है, और उसके अलावा यूपीपीसीएस और भी, यूपीएससी और भी बहुत एग्जाम है। तो कहने का मतलब है आपके पास ले दे के 6 से 8 दिन आएगा। अब 6 से 8 दिन आ रहा है, उसमें प्रैक्टिस भी करना है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है। तो यही स्ट्रैटेजी आपके लिए बेटर है, इसी तरह करो।
यहाँ पर एग्जाम्पल और ये सब सर्च करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपस में 2-2 4-4 का ग्रुप बना के कर सकते हो ताकि ये टाइम आपका बच जाए। सेम चीज़ आप बाकी नोट्स में भी कर सकते हो कि जहाँ पर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के और इन सब के, तो ये स्मार्ट तरीका होता है कि 2-3 लोगों का ग्रुप बना के ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो जल्दी इसमें तुम्हें बेटर टाइम मैनेजमेंट होगा और ज़्यादा सक्सीड होने के चांसेस होंगे। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करने से ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब मेरी तरफ से आपके लिए था, पेपर 5, 6 और ये सब। अच्छा हाँ, हिंदी और ऐसे की बात तो मैंने करी नहीं। हिंदी देखिए, हिंदी के लिए क्या है, आप मैंने तो एक किताब आती है सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर बी.डी. सिंह। ये किताब तो मैंने पढ़ी थी, मेरे पास तो इतना टाइम था नहीं उस टाइम पे, मैं यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, साथ में मेरे मेंस के जस्ट बाद ही पीसेस वाला टाइम था, तो मेरे पास तो इतना टाइम था नहीं। तो ये मुश्किल से मेरे ख्याल में बहुत छोटी किताब है और 160-70 पन्ने हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी 25 साल की चीज़ें दी गई हैं और कंसाइज वे में। बट जिसके पास और टाइम है तो आप पीएन पांडे भी देख सकते हो। ठीक है, पीएन पांडे भी एक अच्छी किताब है हिंदी को लेके। ठीक है, बट पीएन पांडे के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही एग्जॉस्टिव किताब है, बहुत एक्सटेंसिव किताब है, और 90 दिन के हिसाब से जब आपको इतने सारे पेपर कवर करने तो आपके लिए रिवीजन करना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, हिंदी को कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, 1-1, 2-2, 3-3 दिन में रिवाइज करते रहो। एक चीज और, हम हिंदी के लिए क्या बोलते हैं, ग्रेडेड अप्रोच। ग्रेडेड अप्रोच क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले आप कोशिश करो कि सपोज वाक्यांश है, वाक्यांश लगभग 300 से 400 वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 200 से 250 इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं, जो यूपी पीसीएस के खुद के एग्जाम में बहुत पीछे से पूछे गए। तो यानी कि अगर आप ये मान के चलो 5 क्वेश्चन पर ईयर, तो लगभग 100-150 तो वही हो गए आपके। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग एग्जाम में भी आते हैं, तो लगभग इतने तो आपको वाक्यांश पढ़ने हैं। उसके अलावा भी आप देखोगे तो बहुत से निकल आएंगे, उतने में हम नहीं जाएंगे। ये तो मैंने वैसे ज्यादा लिख दिया, ये आपके 200 से 300 ही आएंगे। ठीक है, यानी 200 से 250 वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, फिर आपके 200 से 300 इंपॉर्टेंट या नेसेसरी में आ जाएगा। इसके नीचे तो आपके पास जाने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको हर में करना है। मुहावरे कुछ 300-350 मुहावरे बहुत जरूरी मुहावरे हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उनको रिवाइज करते रहना। तो इसीलिए मैंने ये किताब बताई थी आपको, समान हिंदी वाली, कि भाई आप उसको कम किताब, छोटी किताब है, आप उसको खत्म कर लो, टाइम अलाउ करता है तो दूसरे जगह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है, बट ये नहीं कि बहुत बड़ा कोर्स उठा लिया और फिर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिविजन इज द की फॉर हिंदी, क्योंकि ज्यादातर ग्रामर वाला क्वेश्चन ही लोगों का गलत होता है। लेटर फॉर्मेट वो सब तो हर कोई प्रैक्टिस कर ले जाता है, दिक्कत ग्रामर वाले पार्ट में ही होती है। तो ग्रामर वाले पार्ट में गलती नहीं करनी है। कैसे, बार बार रिवीजन करने से आपको वो चीजें याद हो सकेंगी। ठीक है, अब आ जाता है ऐसे। जिन बच्चों ने यूपीएससी की ऐसे की तैयारी करी है, तो आप ये मान के चलिए ऐसे यहां पर अलग है। यहां पे ऐसे अलग कैसे है, यहां पर आपको ऑलरेडी 9 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 9 टॉपिक या एरियाज आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने हर एरिया पे 2 से 3 ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और जो नया ऐसे आएगा तो मोर और लेस उसी थीम के अराउंड होगा, तो आप एक ऐसे कहीं ना कहीं फंसा ले जाओगे और कर ले जाओगे। यहां पर ऐसे में, ऐसे राइटिंग में थोड़ी सर्टेनिटी है। ठीक है,
ऐसे लिखने की तो और भी बहुत तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे राइटिंग में आपको बताऊं तो ऐसे राइटिंग में एक इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखते हो, फिर आप टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो दूसरे तीसरे में, फिर आप डायमेंशंस कैसे ड्रॉ करते हो, ये सब ऐसे राइटिंग का पार्ट है। वो मैं यहां पर आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि कम टाइम में आप ऐसे से कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं। वो ये है कि 9 टॉपिक्स और एरियाज दिए गए हैं, उन एरियाज पे 2 से 3 टॉपिक्स आप, मार्केट में कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो, मॉडल आंसर्स अवेलेबल हो, वहां से उठाकर आप कुछ अच्छे डायमेंशंस बना लो उन थीम्स पे, और उन्हीं थीम्स पे एक एक दो दो ऐसे प्रैक्टिस भी कर लो, ताकि कल को एक नया टॉपिक आता है तो आप मिला जुला के एक अच्छा ऐसे लिख पाओ। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो ऐसे पे ज्यादा टाइम देने के लिए है नहीं आपके पास। ठीक है, आई होप नाउ आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग एज फार एज स्ट्रैटेजी इज कंसर्न। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपकी यही है कि जो भी आपका प्लानिंग है, आपके जैसे जैसे मेंस हैं, ठीक है, उन मेंस और प्री के बीच में आप यूपी पीसीएस की तैयारी ऐसे करिए कि इन सोर्सेस में आप काम करिए। आपके पास टाइम बहुत कम है तो 2-2 3-3 लोगों का ग्रुप बनाकर जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वैसे फॉलो कर लो, कि एक आदमी सोसाइटी के नोट्स बना ले, एक आदमी सिक्योरिटी के कर ले। ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था, अपने आपस में दोस्तों ने हमने बनाए थे, तो ये टाइम बचत होती है। ठीक है, हिंदी पे काम जरूर करना। क्यों? क्योंकि हिंदी पे लोगों के मैंने 8 नंबर देखे हैं और 95 to 105 देखे हैं। देखो मेरे खुद के 103 मार्क्स आए थे और आई एम फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड और मेरी हिंदी बहुत वीक है, तो कहीं ना कहीं 60 से 100 का सफर जो है ना, 40 नंबर, आप समझ रहे हो 40 नंबर आपको जीएस में कवर करना कितना मुश्किल होता है। तो इतना मत गवाओ, यहां पर कम से कम कोशिश करो 80 मार्क्स तक पहुंचने की। अगर 100 नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम 80 मार्क्स तक पहुंचने की तो कोशिश करोगे। इसीलिए तो मैंने आपको समान हिंदी वाली किताब बताई। समान हिंदी वाली किताब से आप सीधे 105 पे नहीं पहुंचोगे, ये मैं आपको खुद कह रहा हूं। किस्मत अच्छी हुई, चीजें कवर हो गई तो बिल्कुल आ सकती है, लेकिन आपके 90 से 100 मार्क्स आ सकते हैं, 95 आ सकते हैं, 85 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वेरी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई। टाइम अलाउ करे तो पीएन पांडे से भी रेफर करके उसमें वैल्यू ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स पे जाकर हमें बता सकते हो, एंड ऑल दोज हु आर अवेलेबल वो मेरे से क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, और भी सारी चीजें। ठीक है, आंसर राइटिंग की भी मैंने कुछ 3 क्लासेस ली हैं, तो आप उसको जाकर यूट्यूब पे देख सकते हो। ट्राई टू गेट एज मच एज हेल्प एज पॉसिबल। 90 दिन का फुल यूटिलाइज करो। ये 90 दिन कहते नहीं है, जैसे चक दे इंडिया में कहता है कि ये 90 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 90 दिन आपसे कोई नहीं छीन रहा। ये 90 दिन आपके पास हैं। आप अपने आने वाले 30 से 35 साल बचा सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे वो 90 आपके 30 से 35 साल बीतेंगे। ठीक है, तो गिव योर बेस्ट, और कुछ भी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन इन 90 दिनों में मत आने देना। ये 90 दिनों में अगर आपने कोई भी लापरवाही करी, ट्रस्ट मी, आप बहुत रिग्रेट करोगे, और रिग्रेट से खराब फीलिंग कुछ भी नहीं होती। तो 90 दिन के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। बहुत से बच्चे जो कहते हैं नहीं है कि हम कहते हैं कि प्यार, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट 90 दिन के लिए नहीं। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका इंतजार करेगा, वो इस चीज को समझेगा। तो ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूं कि इस वाली कल्चर में ना, जैसे चैट बिना देखे ऐसे करके चैट करने में, तो सब कुछ आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, बट 90 दिन अपने आप को संभाल लो। गिव योर बेस्ट इन 90 डेज। और कोई भी डाउट आती है कमेंट में पूछिए, द टीम विल कनेक्ट विद मी। मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी डाउट्स को सॉल्व करने की, एंड आई होप, आई प्रे the best for you in coming 90 days, and I hope to see each one of you in services very soon. Thank you, students.